बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वैकेंसीज इन अ क्रिस्टल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टल है क्या। अब देखें, एक क्रिस्टल इक्वल होती है लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस क्या है? लैटिस एक स्ट्रक्चर का नाम है, एक इमेजिनेशन का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके सामने ये क्रिस्टल 2 डायमेंशन में क्रिस्टल दिखाने की कोशिश की हुई है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा जैसे ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5। ये पॉइंट जो हैं, ये देखें यहाँ पे पॉइंट हैं, और उसके बाद जो बेसिस है, बेसिस मीन कि उन पॉइंट्स के ऊपर जो आप एटम्स या आयन्स रख देते हैं, यानी ये एटम आयन, इन्हें बेसिस कहेंगे। और जो जहाँ पे इन्हें होना चाहिए, वो जो पॉइंट हैं, उनको उस स्ट्रक्चर को, उस शक्ल को आप लैटिस कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉइंट्स के ऊपर जब आप एटम्स रख देंगे या आयन्स वहाँ मौजूद होंगे, तो ये हो जाएगा लैटिस प्लस बेसिस, और ये मिल के क्या बनेगा? क्रिस्टल। क्रिस्टल जो है, यहाँ मैंने 2 डायमेंशनल व्यू दिया हुआ है। 3 डायमेंशनल व्यू यहाँ बोर्ड पे दिखाना ज़रा मुश्किल है, इसलिए 2 डायमेंशनल व्यू दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ मैंने ये लेबलिंग की हुई है 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी लैटिस साइट्स हैं। ये लैटिस साइट नंबर 1 है जिस पे एटम पड़ा हुआ है, लैटिस साइट नंबर 2 है, इस पे एटम पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। ये है 6th लैटिस पॉइंट, ये 7, 8, 9। अब आप देखें, ये 9 जो है, इस 9 पे एटम को होना चाहिए, लेकिन वहाँ ये एटम मौजूद नहीं है। तो आप कहेंगे कि यहाँ एक वैकेंसी मौजूद है। मीन जहाँ एक एटम होना चाहिए वहाँ वो नहीं है, तो वो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये 10th पोजीशन है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 19 पोजीशन पे फिर आप जाके देखें कि यहाँ जो एटम होना चाहिए था वो आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक वैकेंसी क्रिएट हुई है कौन सी पोजीशन पे? 9th पे, 19th पे। फिर 20, 21, 22, और ये पोजीशन है 23। इस पे फिर एटम को होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। फिर 24, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल लैटिस साइट्स कितनी है? 25। और इनमें कितनी जगहों पे एटम जो जिन्हें होना चाहिए था और वो नहीं है, वो 3, ये और ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 जगहों पे एटम मौजूद हैं, 3 जगहों पे मौजूद नहीं हैं। अब इस सिचुएशन को, इस स्टेट को अगर आपने ज़ाहिर करना है क्वांटम मैकेनिकली, तो आप स्टेट फंक्शन लिखेंगे साई, और यहाँ जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ हैं वो नंबर लिख देंगे। ये नंबर 9 यहाँ लिखें, ये नंबर 19 यहाँ लिखें, ये 23 यहाँ लिखें, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेट फंक्शन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ये आसानी से पता चल जाएगा, और हम इससे ज़्यादा यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का की नोटेशंस का यूज़ नहीं करेंगे। बस इस हद तक लिखेंगे कि भाई ये जो सिस्टम है, ये जो क्रिस्टल है, इसमें वैकेंसीज़ हैं, और इसका स्टेट फंक्शन जो है उसे आप किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? इस तरह से। अच्छा, इसके बाद इससे नेक्स्ट जो है वो आप देखें, हमने ये हमारे पास n है, नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स। तो यहाँ कितने हुए? यहाँ 25 साइट्स थी, और उनमें 22 पे एटम्स थे। और ये हैं स्मॉल n को ये कहेंगे वैकेंसीज़। यहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स क्या होंगी? टोटल नंबर ऑफ साइट्स होंगी n प्लस कैपिटल N, यानी टोटल नंबर ऑफ साइट्स ये हो गई 25। अब यहाँ जो
एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, यहाँ एक्सेसिबल स्टेट्स जो हैं वो जिसे मल्टीप्लिसिटी भी आप कहते हैं, वो W किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ साइट्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वैकेंसीज का फैक्टोरियल और नंबर ऑफ एटम्स का फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ साइट्स को, ये एक्सेसिबल स्टेट जो है उनका ये फार्मूला, इसे हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ जो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं वो ये हैं। कैसे एक्सेसिबल स्टेट का हल्का सा पढ़ लेते हैं कि ये वैकेंसी 9, 19 और 23 पे है। ये वैकेंसी नंबर 1 पे हो सकती थी, 2, 3 पे हो सकती थी, या 1 पे और 3, 4 पे हो सकती थी, या 1 पे और 4, 5 पे हो सकती थी, या 2 पे और 3, 4 पे, या 2 पे और ये 8, 9 पे। तो इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो यहाँ पॉसिबल थे। तो वो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो हर एक अलग अलग क्या कहलाएगा? एक्सेसिबल स्टेट। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स का ये फार्मूला है जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। अब एक्सेसिबल स्टेट्स जब आपके पास आएंगी तो इस वक्त एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी का फार्मूला है S=KB log W। यानी जब आपके पास 3 वैकेंसीज क्रिएटेड हों इधर और टोटल साइट्स जो हैं वो 25 हों, तो फिर उस वक्त एंट्रोपी जो है वो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। बोल्ट्जमैन ने ये हमें डिफ़ाइन किया था ये फार्मूला। अब यहाँ KB की और log ऑफ W की जगह आप क्या लगा देंगे? इसकी वैल्यू लगा देंगे n+n होल फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और कैपिटल N फैक्टोरियल। ये आपने यहाँ ये वैल्यू लगा दी। अब मेरा ख्याल है इसे मिटा दें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद आप यहाँ log का फार्मूला लगाएं S=KB और log ऑफ, ये ब्रैकेट में लगा दें, ये दिस ओवर दिस इंटू दिस कैसे आएगा? n+n फैक्टोरियल। इसका log, ये जो डिनोमिनेटर में होंगे इन्हें माइनस करके आप लिखेंगे -log ऑफ n फैक्टोरियल और -log ऑफ n फैक्टोरियल। ये आपने log प्रिंसिपल यहाँ पे लगा दिया कि जो चीज़ें ऊपर होती हैं उनका log प्लस के साथ लिखते हैं और जो चीज़ें डिनोमिनेटर में होती हैं उसका log आप नेगेटिव के साथ लिखते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ आप लगाएंगे स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ आप क्या लगाएंगे? स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। और स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन किसकी क्या होती है कि log ऑफ n फैक्टोरियल जो है वो n log ऑफ n माइनस n के बराबर है। तो अब आप इस पे भी लगाएं, इस पे भी लगाएं और इस पे भी लगाएं, तो आपके पास S किसके इक्वल आएगा? एक KB। इस पहले पे लगाएं n+n log ऑफ n+n माइनस ये n+n, ये पहले पे आपने लगाई। उसके बाद ये माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस दूसरे पे लगाएं तो ये ब्रैकेट में लगा देते हैं n log ऑफ n माइनस n। फिर ये तीसरे पे लगा दें, इस पे माइनस लिख के n log ऑफ n माइनस n। अब ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। तो इसके बाद अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये चीज़ आएगी S=KB n+n log ऑफ n+n, ये पहली, माइनस n log ऑफ n माइनस n कैपिटल log ऑफ n कैपिटल।
क्योंकि आप देखें कि यहाँ ये जो चीज़ है ना ये माइनस के साथ है और यहाँ ये n प्लस के साथ होगा और ये भी n प्लस के साथ, ये स्मॉल n और कैपिटल N प्लस के साथ है, तो ये इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 2 3 चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास पहले ये बचेगा, फिर ये बचेगा, फिर ये बचेगा। यहाँ तक आप पहुँच गए, आपने ये एंट्रोपी लिख दी। अब आप देखें कि आपके पास एक क्रिस्टल थी यहाँ जिसके अंदर कोई 25 लेटेसाइट्स थी, तो आपने उनमें से 3 जगहों पे वैकेंसीज क्रिएट कर दी। अगर ये एनर्जी हो, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 वैकेंसी, कैसे? एक सिस्टम है, एक क्रिस्टल है, उसके अंदर आपने एक एटम को अपनी जगह से निकाल के उसकी सरफेस की तरफ बाहर लेके जाना है, तो उसका मतलब है आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी है वो एक वैकेंसी क्रिएट करने के लिए उसे आप एप्सिलॉन कहते हैं। तो यहाँ आपने कितनी वैकेंसीज क्रिएट की हुई हैं? n। तो उनके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? n एप्सिलॉन, और इसे आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी। इस वक्त आपके पास एक क्रिस्टल थी, उसके अंदर आपने 3 वैकेंसीज क्रिएट की। जो एनर्जी जो है एक से एसोसिएटेड ये है, तो n से एसोसिएटेड ये होंगी, तो ये टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी? n एप्सिलॉन। अच्छा, अब एक थर्मोडायनेमिक का रिलेशन है जो आप बार बार यूज़ करते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। वो है 1/T और ये है पार्शल S बाय पार्शल U V एट कांस्टेंट V। और ये आपको पता है कि ये कहाँ से आपने लिया है। ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पता है, dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV। अब ये dQ जो है ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये TdS के इक्वल है। तो TdS किसके इक्वल हुआ? du प्लस PdV। अब अगर ये कंडीशन आप लगा दें यहाँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे, और आप देख लें कि आपके पास जो क्रिस्टल है उसमें आपने अगर एक वैकेंसी या 2 या 3 क्रिएट की हैं, तो आपने उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसको उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया, कोई उसको आपने प्रेस नहीं किया, एक्सपैंड नहीं किया, तो वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है। ये आप अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो ये dV क्या हो जाएगा? 0। तो फिर यहाँ से ये देखें, ये पार्शल U इधर, ये बाय पार्शल, या इसको इधर ले जाएं, पार्शल S बाय पार्शल U इज इक्वल टू 1/T, और यहाँ साथ ऐसे छोटा सा सफिक्स के तौर पर V लिख दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कंबाइंड फॉर्म आप फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो यहाँ चेन रूल लगा देते हैं। और क्यों लगाते हैं ये देखें, पार्शल S बाय पार्शल N, क्योंकि आप अगर यहाँ देखें ये S जो है ये फंक्शन है किस चीज़ का? स्मॉल n का, क्योंकि कैपिटल N इज़ सपोज टू बी अ कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट हैं। आप उसमें जैसे कि यहाँ थी 25 और आपने उसमें 3 वैकेंसीज क्रिएट कर दी, आप उसमें 4 कर दें, आप उसमें 5 कर दें, तो इट इज़ अप टू यू। तो दैट मीन कि हेयर n इज़ द वेरिएबल। तो फिर आप इसे यूँ करें कि ये ऐसे करके, तो dN बाय du इधर लिख दें।
ये देखें, ये चेन रूल के मुताबिक पार्शियल एस बाय पार्शियल यू को आप पार्शियल एस बाय पार्शियल एन और डी एन बाय डी यू लिख सकते हैं। अब ये आपके पास एन एप्सिलॉन इज़ अगेन अ कांस्टेंट, तो इज़ इक्वल टू यू है, तो यहाँ से डी यू किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन डी एन, और ये डी यू इधर आप डिवाइड करें तो ये आएगा डी एन बाई डी यू, तो 1 ओवर एप्सिलॉन। तो आप इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1 ओवर एप्सिलॉन, इधर आपने इसकी जगह पे 1 ओवर एप्सिलॉन लिख दिया। अब पार्शियल एस बाय पार्शियल एन, आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एन, तो विद रिस्पेक्ट टू एन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ भी u इंटू वी फार्मूला लगेगा, यहाँ भी u इंटू वी फार्मूला लगेगा, और इसकी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करके पार्शियल एस बाई पार्शियल एन यहाँ लगाएंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आप आसानी से उस रिज़ल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो मैं यहाँ वो रिज़ल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ। वो रिज़ल्ट अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो वो आएगा 1 ओवर टी इज़ इक्वल टू ये 1 ओवर एप्सिलॉन जो मैंने वो डी एन बाय डी यू की जगह पे लिखा था, और उसके बाद लॉग ऑफ, ये जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग ऑफ एन प्लस एन ओवर स्मॉल एन, आपके पास ये चीज़ आएगी। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको यहाँ के बी आएगा, क्योंकि के बी इस एस की वैल्यू के अंदर के बी मौजूद है, तो वो भी जब आप लगाएंगे तो आपके पास है ये चीज़, और ये बड़ी आसानी से आप इस तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद इसे थोड़ा सा ये उधर ले जाएं, एप्सिलॉन ओवर ये के बी नीचे ले जाएं, के बी टी आ जाएगा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एन प्लस स्मॉल एन ओवर एन। यहाँ पहुँच गए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसकी एक और शक्ल आ जाएगी, और वो होगी एन ओवर स्मॉल एन इज़ इक्वल टू 1 बाय ई रेज टू द पावर एप्सिलॉन ओवर के बी टी -1। ये आपके पास ये जो रिज़ल्ट है ना, ये आपके सामने जो आया है, ये रिज़ल्ट हमें कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, उनकी जो रेशो है उसकी वैल्यू ये है। अब अगर आप इसको रिज़ल्ट को जो डिस्कस करें, रिज़ल्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। ये जो एनर्जी एसोसिएटेड विद वन वैकेंसी है, वन वैकेंसी क्रिएट करने के लिए यकीनन आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट एनर्जी की नहीं चाहिए होगी। तो टिपिकली ये कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह होती है ना, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते वक्त मैंने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में जाना है, तो उसके लिए ये 1.6 × 10 - 19 जॉल्स के बराबर है, और ये छोटा यूनिट है एनर्जी का, ये आप जानते हैं। और रूम टेम्परेचर के ऊपर मैं इस टी की जो वैल्यू है वो 300 केल्विन लेता हूँ। ये भी केल्विन में लेना है, इसको आपने सेंटीग्रेड में नहीं लेना। और के बी जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू है 1.38 × 10 - 23 जॉल पर केल्विन। अब ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये यहाँ लगाएं, एप्सिलॉन ओवर के बी टी किसके इक्वल आएगा, इट इज़ नियरली इक्वल टू 39। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ये 39 के इक्वल आएगा।
अब ये 39 अगर आप यहाँ लगाएं n/n में स्मॉल n ओवर कैपिटल N 1/e मीन एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू 2.72 होती है, इसकी पावर 39 - 1। जब आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/10⁻17। अब ये इक्वेशन, ये जो अल्टीमेट रिज़ल्ट आया है, ये आपको क्या शो कर रहा है? यहाँ हमने गौर करना है कि ये वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो इनकी जो रेशो है वो 1:10⁻17। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी? जब आप वैकेंसीज़ कितनी क्रिएट करेंगे? ऑलमोस्ट 10-17 एटम्स के बाद आप एक वैकेंसी क्रिएट करेंगे, अनदर 10-17 एटम्स के बाद आप एक वैकेंसी क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल में शुरू किया कि 25 मैंने एटम्स लिए और उनमें मैंने 3 वैकेंसीज़ क्रिएट की, तो उस सूरत में बताएं कि क्या ये इक्वेशन होल्ड करेगी? नहीं। क्यों? आपको ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि इनकी रेशो जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, 1:10⁻17, यानी बहुत ज़्यादा एटम। और ऐसा हम क्यों करेंगे? आपको पता होगा कि हमने यहाँ कहा था वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, हमने वो कंडीशंस अप्लाई की हुई थी, तो वो उन कंडीशन अगर हम इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दें, इससे ज़्यादा वैकेंसीज़ क्रिएट कर दें, तो वो जो कंडीशंस हम कहते हैं क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर बरकरार रहे, तो वो बरकरार नहीं रहेगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो वैकेंसी जो है वो आपने एक हद तक क्रिएट करनी है। और आप ये भी याद रहे कि ये जो वैकेंसीज़ इन क्रिस्टल जो हमने इस तरह से क्रिएट किए हैं, इन्हें ये एक तरह का डिफेक्ट ही होता है ना। क्रिस्टल आइडियल क्या होती है? जिसमें कोई वैकेंसी ना हो, कोई और मसाइल ना हो। तो ये जो डिफेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, इस डिफेक्ट का नाम शॉटकी डिफेक्ट है। आप कभी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में क्रिस्टल के डिफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ एक शॉटकी डिफेक्ट होगा जो हमने यहाँ डिस्कस किया। तो ये थी वैकेंसीज़ इन अ क्रिस्टल।